क्या इलेक्ट्रॉल बॉन्ड इंडिया का सबसे बड़ा लीगल स्कैम है? क्या मोदी जी ने इस स्कैम को कराया है? क्या इंडियन पब्लिक को इसके बारे में पता है? Electoral bonds. After all the delays, all the legal tussles and all the political fights, the data is out. The Supreme Court there slamming the SBI, the State Bank of India, for not disclosing the full data when it comes to the electoral bonds. A 5-judge bench scrapped India's electoral bonds. They have to just submit the details of the donors and the details of the parties which redeemed the bonds on the other. आज कहीं भी देखो सोशल मीडिया, फेसबुक, व्हाट्सएप या सुप्रीम कोर्ट, हर जगह एक ही क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉल बॉन्ड है क्या? ये मोदी जी की गवर्नमेंट में पास कराया गया, क्या ये स्कैम है? इलेक्ट्रॉल बॉन्ड भारतीय राजनीति में से काले धन का वर्चस्व समाप्त करने के लिए लाया गया। दुनिया का सबसे बड़ा एक्सटॉर्शन रैकेट हिंदुस्तान की सरकार चला रही है। हजारों करोड़ रुपए नरेंद्र मोदी की पार्टी को बॉन्ड्स में दिए गए। इंडिया वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक कंट्री है। इवन इंडिया को मदर ऑफ डेमोक्रेसी भी कहा जाता है। एंड अगर स्कैम की बात करें तो इंडिया में 2G स्पेक्ट्रम स्कैम हुआ था इन 2008। उस टाइम सरकार कांग्रेस की थी। वो सबसे बड़ा स्कैम था। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर ले और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों तक पूरे इन्फॉर्मेशन पहुंचे और इसके बारे में पूरी जानकारी लोगों को हो। एंड लाइक करना ना भूलें। इंडिया में आए दिन कोई ना कोई चुनाव होते रहता है। अभी 2024 में लोकसभा का इलेक्शन है। इसके पहले स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का इलेक्शन था। कभी मेयर, कभी म्युनिसिपैलिटी, कभी ग्राम प्रधान, ऐसे चुनाव इंडिया में कंटिन्यू बेसिस पे होते ही रहते हैं और इन सबको कंडक्ट कराने का जिम्मा मोस्टली स्टेट इलेक्शन कमिश्नर या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का ही होता है। और जब इलेक्शन होता है उस टाइम पॉलिटिकल पार्टी इन्वॉल्व बहुत ज़्यादा हो जाती है, जैसे पार्टी मीटिंग एंड रैली एंड बहुत सारे काम करती है जिसके वजह से उनको खर्चा करना पड़ता है। इवन पॉलिटिकल पार्टी के पास अपना खुद का कोई बिजनेस नहीं होता है तो उनके पास फंड किसी के डोनेशन के थ्रू ही आते हैं और ये डोनेशन का पैसा पहले कैश के थ्रू आता था, अब इलेक्ट्रॉल बॉन्ड के थ्रू आता है। और इनके बहुत सारे खर्च होते हैं। अगर इनको कहीं रैली करना है तो वहाँ पे इनको जो भी सामान लेके आना है, लेकर जाना है, ट्रैवल कॉस्ट, ये सब अपने आप से बियर करते हैं। इवन अगर आपने देखा होगा कि लोकल चुनाव होते हैं उसमें भी ये बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं। लाइक बहुत ज़्यादा इंडिया में तो बहुत डाउन चले जाते हैं। इवन दारू ऑफर करते हैं, इवन फ्री बाई ऑफर करते हैं, इवन पैसे देते हैं वोट मांगने के लिए। तो ये सारा पैसा ये पॉलिटिकल फंड अपने फंड से ही देती है और ये पैसा पॉलिटिकल पार्टी को कोई भी दे सकता है, या तो बिजनेस ग्रुप है या कोई इंडिविजुअल मेंबर है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, कोई भी चाहे तो इनको फंड दे सकता है। इंडिया में दो तरह की पार्टी होती है, एक नेशनल पार्टी होती है, एक रीजनल पार्टी होती है। नेशनल पार्टी जैसे बीजेपी, कांग्रेस, इवन आम आदमी पार्टी भी अब नेशनल पार्टी बन चुके। एंड रीजनल पार्टी का देखें तो डीएमके, एआईडीएमके, समाजवादी पार्टी, ये रीजनल पार्टी हैं जो मोस्टली स्टेट में रहती हैं और अपने स्टेट जो भी इलेक्शन होते हैं उसमें कंडक्ट करती हैं। तो जब भी इंडिया में इलेक्शन होता है तो ये मेजर पार्टी या जो भी रीजनल पार्टी हैं वो पार्टिसिपेट करती हैं और इनको बहुत सारा खर्चा करना पड़ता है। तो इनके पास जो भी फंड आता है 2018 के बाद इलेक्ट्रॉल बॉन्ड के थ्रू आता है। अब इलेक्ट्रॉल बॉन्ड को समझने की कोशिश करते हैं। इलेक्ट्रॉल बॉन्ड को इन 2017 इन फाइनेंशियल बिल अरुण जेटली जी द्वारा लाया गया। इलेक्टोरल बॉन्ड्स की योजना थी जिसकी बजट में मैंने घोषणा की थी, उसको संसद के सामने रख दिया है। इसके पीछे उद्देश्य ये है कि जो चुनाव की और राजनीतिक दलों की फंडिंग मैकेनिज्म है, जो उनको पैसे के साधन मिलते हैं, उनको ट्रांसपेरेंट और साफ किया जाए। और 2 जनवरी 2018 को इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। तो 2 जनवरी 2018 के बाद अगर आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को फंड चाहिए तो वो बस एक ही ऑप्शन है कि कोई भी इलेक्ट्रॉल बॉन्ड परचेस करे, उसको एसबीआई से कैश कराए और ले ले। उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। इलेक्ट्रॉल बॉन्ड लाने के पीछे का रीजन पूछे जाने पे सेंट्रल गवर्नमेंट का कहना था कि इससे ब्लैक मनी को कम किया जा सकता है। इलेक्ट्रॉल बॉन्ड कुछ नहीं, इट्स जस्ट अ पीस ऑफ पेपर। आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। इसे एसबीआई के कुछ फिक्स ब्रांच ही इशू करते हैं और इसको इशू करने का एक फिक्स डेट भी होता है। उस डेट के अलावा किसी भी डेट पे ये इशू नहीं होता। जैसे 1 से 10 जनवरी, 1 से 10 अप्रैल, 1 से 10 जुलाई और 1 से 10 अक्टूबर, इसके बीच में ही इसको एसबीआई इशू करती है। और आप ये इलेक्ट्रॉल बॉन्ड 1000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख, 1 करोड़, 10 करोड़ के पेपर खरीद सकते हैं। इसकी कोई लिमिट नहीं है। इसे मैं एक्सप्लेन करता हूं आपको कि आपको किसी पॉलिटिकल पार्टी को फंड करना है
तो आप SBI गए, आपके पास 10 लाख रुपए, आपको 10 लाख के बॉन्ड खरीदने, आपने 10 लाख रुपए SBI को दिया, SBI ने आपको एक बॉन्ड पेपर दिया। उस बॉन्ड पेपर पे ना आपका नाम है ना उस पे किसी पॉलिटिकल पार्टी का नाम है, उस पे इन दोनों का नाम नहीं है। आप उस पेपर को लेके आपको किसी को भी देना है, आप पॉलिटिकल पार्टी के पास जाएंगे, आप उसको ये पेपर दे देंगे और वो पॉलिटिकल पार्टी 15 दिन के अंदर उसको SBI को ले जाके दे देगा और वहाँ से इनकैश करा लेगा और वो अपने पार्टी फंड में जमा कर देगा। अगर 15 दिन के अंदर आप इनकैश नहीं कराते तो वो सारा पैसा प्रधानमंत्री केयर फंड में चला जाएगा। इट्स अ टोटली प्राइवेसी कि उस बॉन्ड पेपर पे जो खरीदने वाले का नाम नहीं है और किस पार्टी को दिया है उसका भी नाम नहीं है। बस SBI को KYC के थ्रू, KYC मीन्स नो योर कस्टमर के थ्रू पता रहता है कि किसने बॉन्ड पेपर खरीदा, और जो पॉलिटिकल पार्टी जाएगी इनकैश कराने उसको पता रहेगा। बस उसके अलावा SBI के अलावा किसी को भी नहीं पता। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि आपने सोना खरीदा और वो सोना कहीं गिर गया और वो किसी और को मिल गया और वो ले जाके बेच दिया तो उसको पैसे, क्योंकि उस पर किसी का नाम नहीं लिखा। ये ऐसा ही है। एंड इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू आप जितना पैसा किसी पार्टी को देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। इसमें कोई रूल नियम कानून कोई भी नहीं है, तो आप जितना फंड करना चाहते हैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को फंड कर सकते हैं। बट 2018 के पहले ऐसा नहीं था। अंडर कंपनी एक्ट 2013 अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी कंपनी अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी को फंड करना चाहती है तो अपने प्रॉफिट के शेयर में से 7.5% ही बस वो डोनेट कर सकती थी। बट इसको 2017 फाइनेंस बिल में इस लिमिट को हटा दिया गया। और इलेक्टोरल बॉन्ड आने के पहले कोई भी पॉलिटिकल पार्टी को पैसे चाहिए थे, कोई भी बिजनेस ग्रुप उसको इन कैश और डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू पैसे देता था। बट कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अगर 20,000 से ज़्यादा, 20,000 से ज़्यादा अगर पैसा अमाउंट रिसीव करती है किसी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को रिपोर्ट करना पड़ता था, सारा डिटेल देना पड़ता था। लेकिन अब ऐसा कुछ भी प्रावधान नहीं है। नाउ बैक इन 2023 प्रॉब्लम तब स्टार्ट होता है जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सरकार से एक रिक्वेस्ट करते हैं कि इसमें ट्रांसपेरेंसी ले आए, क्योंकि इसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं है कि कौन किसको कितना पैसा दे रहा है, कौन कितना रिसीव कर रहा है, ये कोई ट्रांसपेरेंट नहीं है। एंड आपको पता होगा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, उसका काम ही है कि जो भी इलेक्शन के थ्रू कुछ भी होता है उसको ट्रांसपेरेंट रखना। बट सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसको इग्नोर कर दिया, उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। उसके बाद ADR एसोसिएट डेमोक्रेटिक रिफॉर्म ने सुप्रीम कोर्ट में इलेक्टोरल बॉन्ड के खिलाफ पिटीशन फाइल कर दी। अब इसके बारे में हमें ये नहीं पता कि कौन किसको पे कर रहा है, कौन कितना रिसीव कर रहा है, तो राइट टू इन्फॉर्मेशन यहाँ पे वायलेट हो रहा है। और ये आता है फंडामेंटल राइट आर्टिकल 19A में, राइट टू इन्फॉर्मेशन। फिर अगर ऐसा कुछ भी वायलेशन होता है तो सुप्रीम कोर्ट के कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ही देखती है उस केसेस को, और उसमें मिनिमम 5 मेंबर होते हैं और उस 5 मेंबर में एक लीड करता है, और उसको लीड कर रहे हैं इस बार के CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़। जब एक केस सुप्रीम कोर्ट पहुंची तो वहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट के लॉयर ने 2 चीजें रखी, एक राइट टू प्राइवेसी और एक राइट टू इन्फॉर्मेशन। राइट टू प्राइवेसी में ये बोला गया कि अगर सारा डाटा लीक कर दिया जाए कि किसने किसको कितना अमाउंट दिया है, तो जब कोई दूसरी सरकार बनेगी तो अगर उस सरकार को उस फंड से, उस ऑर्गेनाइजेशन से वो ज़्यादा फंड नहीं मिला है तो मे भी उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन करे। इसलिए राइट टू प्राइवेसी हम डिस्क्लोज नहीं करना चाहते थे, दैट इज़ वाई हमने इसको प्राइवेट रखा। उस पर सुप्रीम कोर्ट ने हाँ लगा दी कि ठीक है ऐसा डिस्क्रिमिनेट हो सकता है। बट RTI राइट टू इन्फॉर्मेशन अगर इंडियन पब्लिक को ही नहीं पता कि इंडिया में क्या चल रहा है, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी में कितना फंड इन्वेस्ट है, कौन कहाँ कितना एक्सपेंडिचर कर रहा है, किसको पैसा कहाँ से आ रहा है, ब्लैक आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, तो फिर तो ये पूरा का पूरा मामला ही गलत है। दैट इज वाई सुप्रीम कोर्ट ने इसको फाइल के 5-0 से, इसको 5 मेंबर की टीम थी, 5-0 से इसको कैंसिल कर दिया। सो फिर देखें तो सारा डाटा SBI के पास है, किसी ना पॉलिटिकल पार्टी के पास है ना ही सरकार के पास है। तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने SBI को टोटली निर्देश दिए कि जितने भी डाटा आपके पास हैं वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को सौंप दे, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इस पे पूरा वेरिफिकेशन करना चाहते हैं। दैट इज वाई उन्होंने उसको निर्देश दिया। इलेक्शन कमीशन इंडिया को रिसीव होते ही डाटा उसने सारा पब्लिश कर दिया, और पब्लिश में जो चीजें सामने आई लोगों का दिमाग खराब हो गया। 2018 से 2022-23 तक अभी तक इलेक्टोरल बॉन्ड की जो वैल्यू अभी तक बताई गई वो है 11,450 करोड़ रुपए, और उसमें सबसे ज्यादा बीजेपी को मिला है 6,566 करोड़,
कांग्रेस सेकेंड नंबर पे 1123 करोड़, टीएमसी थर्ड नंबर पे 1093 करोड़ एंड बीजेडी 774 करोड़। एंड सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉल बॉन्ड किसी ने परचेस किए हैं तो वो है फ्यूचर गेमिंग, मेगा इंजीनियरिंग एंड क्विक सप्लाई। इसके पहले लोकेश बत्रा, पूर्व नेवी ऑफिसर, उन्होंने भी इस केस पे क्वेश्चन काफी रेज किए थे। अगर इस फंड की बात करें तो नेशनल रिकॉग्निशन पार्टी जैसे बीजेपी, नेशनल कांग्रेस एंड आम आदमी पार्टी, इनको 61 to 69% फंड मिले हैं। एंड अकॉर्डिंग टू वॉच डॉग रिपोर्ट 2022 to 2023 850 करोड़ तक का बॉन्ड इशू कर दिया गया, जिसमें बीजेपी को सबसे ज्यादा मिला 719 करोड़। इवन इसका कोई भी डाटा किसी के पास नहीं था, तो जैसे ही डाटा पब्लिश किया गया लोगों का दिमाग खराब हो चुका है। एंड लिटरली इतना पैसा मार्केट में है, लोग बॉन्ड खरीद के सरकार को दे रहे हैं या किसी भी ऑपोजिशन पार्टी को दे रहे हैं। अगर ये डाटा पब्लिश नहीं होती तो किसी को पता नहीं चलता। और ये जेन्युइन सी बात है कि कोई भी गवर्नमेंट सेंट्रल में होती है तो उसको ज्यादा ही फंड मिलता है। कांग्रेस थी तो कांग्रेस को मिलता था, अभी बीजेपी है तो बीजेपी को ही मिलता है। क्योंकि हो सकता है कि कोई बिजनेस ग्रुप चाहती है कि उनके बिजनेस के लिए कोई रूल रेगुलेशन ऐसा बनाया जाए कि उनको आसानी हो काम करने या बिजनेस को स्प्रेड करने के लिए। दैट इज वाई दे आर फंडिंग मोर। बट एक्चुअली प्रॉब्लम ये था कि क्या ये चीजें सरकार को पता थी? क्वेश्चन इज दिस कि क्या सरकार ये सब जानते हुए भी शांत थी? और ये जो भी सारा डाटा आया है ये अप्रैल 12 2019 से अभी तक का डाटा है। 2019 के पहले का डाटा अभी तक नहीं है। इवन सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन भी फाइल की गई जिसमें एक एनजीओ ने बोला कि आप जो 2018 का डाटा वो भी पब्लिश कराएं, बट सुप्रीम कोर्ट ने उसको 14 मार्च को खारिज कर दिया और ये बोला कि वो मैनेजेबल नहीं है। सम रीजनल पार्टी जैसे डीएमके और एआईडीएमके ने पब्लिश करके ये भी बता दिया है कि कौन सी ग्रुप ने उनको ज्यादा फंड दिया था, बट अभी तक बीजेपी एंड कांग्रेस ने डिस्क्लोज नहीं किया है कि उनको सबसे ज्यादा फंड कहां से मिले। जितना रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास है उतना रिपोर्ट पब्लिश हुआ है। अगर आप बॉन्ड पेपर देखोगे तो उस पे नीचे एक अल्फा न्यूमेरिक नंबर है। इवन एसबीआई ने वो पब्लिश नहीं की या रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को नहीं दी। सुप्रीम कोर्ट ने फिर से फटकार लगाई एसबीआई को कि जितने भी डिटेल हैं आप सारे डिटेल, एक एक माइन्यूट सा डिटेल आप इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को दे दें। अदरवाइज सुप्रीम कोर्ट कितना पावरफुल है, कुछ भी कर सकता है। एंड उनको ये भी बोला है कि ये सब देने के बाद एक एफिडेविट फाइल करे सुप्रीम कोर्ट में कि आपके पास कोई भी इंफॉर्मेशन अब नहीं बचा। दिस इज क्लियरली इंस्ट्रक्टेड बाय सुप्रीम कोर्ट। अभी तक ऐसा कुछ भी प्रूफ नहीं हुआ है कि ये स्कैम है, बट ये है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या बिजनेस ग्रुप सरकार से कुछ भी थोड़ा सा फेवर लेने के लिए उनको ज़्यादा फंड करती हैं। और ये अभी का नहीं है, बहुत पहले से चला आ रहा है। 2019 में बहुत ज़्यादा इलेक्शन एक्सपेंसेस हुए थे, लाइक 5500 करोड़। एंड इस बार 2024 में भी बहुत ज़्यादा। तो इलेक्शन टाइम में बहुत ज़्यादा खर्चा होता है। और क्वेश्चन ये भी उठता है कि ईडी सीबीआई जो आके रेड डालती है, प्रेशर बनाती है, और जो भी ब्लैक मनी होता है आप ले जाके इलेक्ट्रॉल बॉन्ड के थ्रू आप जमा कीजिए, तो ये भी एक ऑप्शन हो जाता है। सी जो भी है, जो भी इंडिया में चल रहा है, चाहे पॉलिटिकल पार्टी के थ्रू, चाहे फंड है, जो भी है, तो इस पे सुप्रीम कोर्ट बहुत ध्यान से नज़र बना के रखी है। एंड इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एंड एसबीआई में भी कॉपरेट कर रहे हैं। कुछ दिन में आपको पता चल जाएगा कि लिटरली ये क्या करप्शन था या जो भी स्कैम था, ये कुछ दिन में आपको एकदम पूरा क्लियर हो जाएगा। एंड वी एज ए इंडियन पीपल होप कि हमें भी इसके बारे में पूरी नॉलेज रहे, क्योंकि वी आर ए डेमोक्रेटिक कंट्री एंड ट्रांसपेरेंसी तो होनी ही चाहिए। एंड इसके बाद देखते हैं कि आगे क्या होता है। एंड अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट या गवर्नमेंट से रिलेटेड कुछ भी, तो आप आरटीआई फाइल करके आप वो इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। बट इफ इन केस अगर कोई भी नेशनल थ्रेट रहता है तो मे बी गवर्नमेंट उसको पब्लिश ना करे। बट अगर कुछ भी नेशनल थ्रेट अगर जैसा कुछ भी नहीं है तो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उस सारे इन्फॉर्मेशन को पब्लिक करना। तो इस वीडियो को यही एंड करता हूं, तब तक के लिए जय हिंद।